वही कल अपन जनरल एंट्री पढ़ रहे थे। अब जनरल एंट्रियों के नियम बता देंगे, खातों की पहचान करेंगे। उससे पहले संपत्ति और दायित्वों का एक समीकरण होता है, उसको बोलते हैं अपन समीकरण। यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, ये एक समीकरण होता है। यानी एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ए बराबर एल प्लस। ये कैसे होता है? अपन व्यवसाय में जब संपत्ति लगाते हैं, कोई भी संपत्ति, तो वो कैपिटल होती है। जैसे मान लो अपन ने कोई मशीनरी भवन लगाया तो वो हमारी क्या हो जाती है? कैपिटल। अगर हम पैसे लगाते हैं तो हमारी क्या होती है? कैपिटल। तो ये दोनों इक्वल बराबर होनी चाहिए किसी भी स्थिति में। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है संपत्ति में? भवन, देनदार, मशीन, बिल्स रिसीवर, कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बहुत सारी चीजें। ये सब किसमें आती है? एसेट। अब लायबिलिटी में क्या आते हैं आपके? लेनदार, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये सब हमारे लायबिलिटी में। ये बराबर कैसे होते हैं? इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो अपन ने कोई पैसे लगाए तो हमारी कैपिटल में वृद्धि हुई और कैश आएगा हमारे पास, दोनों को इफेक्ट पड़ेगा। यानी व्यवसाय में कैश तो आ रहा है लेकिन हमारी कैपिटल बढ़ रही है। हमने माल खरीदा तो पैसे गए, स्टॉक बढ़ा, इसमें स्टॉक भी होता है माल। हमने उधार माल खरीदा, स्टॉक में वृद्धि हुई, हमारे लेनदार में भी वृद्धि हुई। यानी इसका इफेक्ट संपत्ति कम होगी। और मान लो हमने कोई एक संपत्ति के बदले में दूसरी संपत्ति खरीदी तो एक संपत्ति कम होगी, दूसरी संपत्ति में वृद्धि हो जाएगी। संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति में वृद्धि होगी और दायित्वों में वृद्धि होगी। मैंने ये चार चीजें बताई थी कि कैसे कैसे होगी। इसके अलावा संपत्ति में वृद्धि और संपत्ति में कमी, दायित्व में वृद्धि और दायित्व में ये चार चीजें होती हैं। कई बार एक संपत्ति में वृद्धि होती है, एक दायित्व में, एक संपत्ति में कमी होती है। एक संपत्ति बढ़ती है तो दूसरी संपत्ति कम होती है। जब संपत्ति बढ़ेगी दायित्व भी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि संपत्ति में वृद्धि होगी दायित्व में कमी होगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये क्रॉस नहीं होगा। संपत्ति में वृद्धि हो सकती है, दायित्व में वृद्धि हो सकती है एक साथ। संपत्ति में वृद्धि हो सकती है तो दूसरी संपत्ति में कमी हो सकती है। तो इसको अपन एक समीकरण के द्वारा पता करें।
देखो दो पक्ष होते हैं इसमें, एक नाम पक्ष, एक जमा पक्ष। इसको अपन डेबिट और क्रेडिट पक्ष बोलते हैं। डेबिट पक्ष का मतलब होता है DR और क्रेडिट पक्ष का मतलब होता है CR। डेबिट पक्ष को नाम बोलते हैं और क्रेडिट पक्ष को जमा पक्ष बोलते हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान रखो, यानी जो हमारा राइट हैंड है हम जब लिखते हैं तो राइट हैंड में हमेशा हमारी एसेट्स आती है, संपत्ति आती है। तो ये हमारी ये दो पक्ष हो गए। ये हमारा हो गया संपत्ति पक्ष, इसको हम एसेट्स, और ये हमारा हो गया दायित्व। अब इनमें संपत्ति पक्ष में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मान लो कैश, मशीन, बिल्डिंग, स्टॉक, देनदार, और एक मान लो टोटल प्रॉपर्टी। ये हमारे संपत्ति के पक्ष में। और इसी प्रकार लायबिलिटी पक्ष में सबसे पहले आता है कैपिटल, लेनदार, बैंक ऋण और टोटल। अब इसमें समझिए, मान लो अपन ने 1 लाख रुपए व्यवसाय में लगाए और व्यापार प्रारंभ किया, तो अपने व्यवसाय में कैश कितना आएगा? 1 लाख। जब कैश लगाते हैं तो कैपिटल बढ़ती है नहीं हमारी, 1 लाख कैपिटल। ये हमारा दोनों पक्ष बराबर है। टोटल लगाया कितना है? 1 लाख। इसका टोटल लगाया कितना है? आपने 20,000 रुपये का माल खरीदा, समझो इसको यहां से लाओ, 20,000 रुपये का नगद माल खरीदा, तो आपका कैश कम होएगा नहीं? इसका नगद माल खरीदोगे 20 का कैश हो जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा? स्टॉक बढ़ जाएगा। टोटल करोगे तो कैश कितना रहेगा? 80। माल कितने का हो गया? 20 का। दोनों का टोटल करोगे कितना? 1 लाख। यहाँ आपको कैपिटल भी 1 लाख की है और आपका टोटल भी, ये टोटल और ये टोटल बराबर है। आपने 30,000 रुपये का उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदोगे तो आपका स्टॉक बढ़ेगा नहीं, लेकिन उधार खरीदोगे तो आपके लेनदारों में वृद्धि होगी नहीं। आपके पास कैपिटल कितनी है? 1। लेनदार कितने के हो गए? 30,000। 1 लाख 30,000 हो गए। कैश कितना है? 80,000। माल कितने का हो गया? स्टॉक 50,000। 80 और 50
यानी यहाँ भी टोटल 31 का और यहाँ भी टोटल 31 का। अब आपने बैंक से 50,000 रुपये उधार लिए तो आपके पास कैश आएगा नहीं। बैंक से लोगे तो बैंक बढ़ेगा नहीं, यानी ये संपत्ति बढ़ी है, दायित्व में वृद्धि होगी। कैपिटल कितनी है? 1 लाख। लेनदार कितने? 30। बैंक में कितना है? हमारा कुल लायबिलिटी कितनी होगी? 1,80,000। कैश कितना हो गया हमारे पास? 1,30,000। स्टॉक कितना हो गया? 50,000। 1,30 और 50। अब अपने पास माल कितने का? 50,000। 50,000 में से अपन ने 25,000 रुपये का माल दे दिया तो 25,000 में स्टॉक कम हुआ नहीं, और ये 25 का माल हमने कितने में बेचा? 30 में बेचा तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? तो प्रॉफिट किधर आएगा? कैपिटल में जुड़ जाएगा, क्योंकि लाभ किसका है? मालिक का होगा। अब 30,000 रुपये नगद आए या उधार बेचे? उधार बेचे तो क्या बढ़ेंगे? देनदार बढ़ जाएंगे। टोटल करो। कैपिटल कितनी हो गई? 1,05,000। लेनदार कितने के? 30। बैंक ऋण कितना है? 50। 50, 30 और 1,85,000। कैश कितना हो गया? 31। माल कितने का बचेगा? 25 का। देनदार कितने के हो गए? 30 के। 25, 30, 55, 55 और 31। अपने पास लेनदार 30,000 के थे, 30 में से अपन ने 10 का चुका दिया तो कैश 10 गया नहीं, पोस्टर पे लिखा था होगा 10 का कैश गया। लेनदार का कितने के हो गए? 10 का। कैपिटल कितनी बची? 1,05,000। लेनदार कितने के बचे? 20। बैंक लोन कितने का? 50 का। 1,00,000। 1,30,000 में से 10 कम हो गए, 20, 1,20,000 बचे कैश। मशीन खरीदी नहीं, भवन खरीदा नहीं। माल कितने का है? 25,000 का। देनदार कितने में? 30 के। 1,75,000। ऐसे आप करते रहिए, कोई इसकी वो नहीं है लिमिट। डेली करो, प्रतिदिन करेंगे तो हमेशा ये अमाउंट और ये अमाउंट बराबर आएगा किसी भी दिन, क्योंकि दायित्व और वो लायबिलिटी और एसेट हमारे हमेशा बराबर होंगे। इसको बोलते हैं अपन समीकरण। ठीक, आगे चलो इसमें। अब इसकी जनरल आइडेंटिटी में अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि देखो, इसका मतलब है संपत्ति और दायित्व का क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों साथ साथ, दोनों पर साथ साथ प्रभाव पड़ता है। या तो आपकी संपत्ति घटेगी या संपत्ति बढ़ेगी। संपत्ति में वृद्धि होगी तो हो सकता है दायित्व में भी वृद्धि हो, दायित्व में वृद्धि होगी तो हो सकता है संपत्तियों में वृद्धि हो। दायित्व में कमी हो तो दायित्व में एक दायित्व बढ़ेगा तो एक दायित्व घट सकता है, ऐसा होगा। अब मैं आपको बताऊंगा जनरल एंट्री से पहले सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स।
यानी हमारे पास किसी भी एविडेंस का स्रोत क्या है। आपने कोई माल खरीदा, तो माल खरीदने का आपके पास क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है कि भाई आपने ये माल आपने खरीदा है, किससे खरीदा है। तो इनके लिए अपन बिल वाउचर वगैरह देते लेते हैं, तो इनको जो अलग अलग बोला जाता है। अपन तो वैसे कहते हैं सामान्य भाषा में वो बिल दे देना, एक्चुअल में सभी बिल नहीं होते। उधार माल बेचते हैं अलग एविडेंस होता है, नगद माल बेचते हैं और अलग एविडेंस होता है, किसी को नगद भुगतान करते हैं अलग एविडेंस होता है। ये पर्चियाँ होती हैं, स्लिप्स होती हैं, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो इनको बताने से पहले मैं आपको आज जर्नल एंट्री बताऊंगा, इनके बारे में कल बताऊंगा कि इनको क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन जनरल एंट्री के बारे में मैंने तुमको 6 चीज बताई थी। 3 खाते और 3 खातों की पहचान। यह आराम से देख लेना, आपकी बुक्स में भी है ऐसे इसी तरीके के 1 2 2 करके, जब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे घटता रहता है। खाते 3 प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और तीसरा आपका लाभ हानि खाता या अवास्तविक खाता। व्यक्तिगत खाते को अपन पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद वास्तविक खाते को रियल अकाउंट बोलते हैं और तीसरा खाता जो होता है उसको P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। इनकी पहचान क्या होती है, तो पहचान कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने व्यक्तिगत खाते के बारे में बताया, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम आ जाता हो, किसी संस्था का नाम आ जाता हो, उसको अपन व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। उसी प्रकार वास्तविक खाता, जिसमें किसी वस्तु का बोध होता हो, संबोधन होता हो। हमने एक पंखा खरीदा, पंखा क्या है, वस्तु, राइट। मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, ये सब क्या है, व्यक्तिगत वस्तु। रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते, वस्तुगत खाते। इनकी पहचान, जहाँ किसी वस्तु का बोध होता है वस्तु हम जानते हैं कौन कौन सी। तीसरा है हमारा अवास्तविक खाता, यानी जिसमें लाभ हानि, यानी जिस खाते से लाभ या हानि का बोध होता हो, यानी जिसमें लाभ पर प्रभाव पड़ता हो या हानि पर प्रभाव पड़ता हो। तो उसको कैसे करेंगे अपन, ये देखो, इसको समझ लो। अब जैसे पहचान कैसे होगी, राम से 5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। हमेशा याद रखो 2 खाते प्रभावित होते हैं, या कौन कौन प्रभावित हो जाए, एक तो राम और एक फर्नीचर। राम
से खरीदा है तो 1 ग्राम क्या है, एक व्यक्ति, इसको किस खाते में करते हैं, व्यक्ति, यानी ये क्या है, व्यक्तिगत। दूसरा फर्नीचर क्या है, वस्तु, क्योंकि फर्नीचर एक वस्तु है। अब जब हम इनकी एंट्रीज करेंगे तो मैंने 3 नियम बताया था। हमने खरीदा है तो देने वाला राम कौन है, लेने वाला है देने वाला, देने वाला, और देने वाले को क्या करते हैं अपन, जमा करेंगे। ये हट जाएगा कितनी करनी, बस 2 चाहिए जमा पक्ष। अब वस्तु का खाता है, ये क्या होगा, क्योंकि फर्नीचर हमारा आने वाली वस्तु को डेबिट किया जाता है, मान किया जाता है, और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट किया जाता है। लेकिन हमारे पास फर्नीचर आ रहा है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नाम, हम इसको बोलते हैं। तो ये पहचान करना जरूरी है। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, उनके बारे में आपको बताया जाएगा, आप लिख सकते हो। इसके अलावा दो ऑप्शन होते हैं। एक मैंने बताई थी पूंजी, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। पूंजी क्या होती है, जब व्यवसाय का स्वामी अपने व्यवसाय में कोई नगद राशि या कोई स्टॉक या कोई संपत्ति व्यवसाय करने के लिए लगाता है तो वो व्यवसाय की क्या होती है, कैपिटल होती है, पूंजी होती है, लगाता है। अब मैं इसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ। अपन देखो एक्स ने 50,000 रुपये लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। व्यवसाय प्रारंभ, अब ध्यान रखना एक्स एक व्यक्ति है, हम काम किसका कर रहे हैं, एक्स का नहीं कर रहे, एक्स के लिए कर रहे, एक्स का नहीं कर रहे, एक्स के लिए कर रहे। एक्स कौन है, एक व्यक्ति है, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये स्वामी है, और हम स्वामी का जो कार्य करेंगे तो उसको बोलते हैं हम व्यवसाय, अर्थात हम व्यवसाय हैं, अपने आप को व्यवसाय मान करके करें। तो ये एक्स कौन है, व्यक्ति हो गया कि 50,000 रुपये रोकड़ है, ये क्या है, वस्तुगत खाता है। भाई राम एक व्यक्ति है, एक्स एक व्यक्ति है। कैश के बारे में बताया था मैंने कि कैश को क्या बोलेंगे अपन, वस्तु। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वस्तु का कार्य ही करती है। एक वस्तु आती है तो दूसरी वस्तु इसके बदले में प्राप्त होती है। दूसरी चीज ये कि ये एक ऐसा लिक्विड है कैश जिसका कार्य ही केवल एक चीज लेना, एक चीज देना होता है। इसका केवल कार्य क्या है, विनिमय का है। इसको हम तुरंत देखो, मेरे पास एक पेन है, मैंने ये पेन 5 रुपये में खरीदा, तो पैसे दिए, पेन खरीदा। अब मैं इस पेन को बेच करके और 5 रुपये प्राप्त कर सकता हूँ, तो वापस कैश में परिवर्तित हो गया। लेकिन इसमें टाइम लगता है। मुझे मान लो 5 रुपये की अन्य कोई वस्तु खरीदनी है, तो मैं पेन को बेच करके पहले बेचूंगा, फिर 5 रुपये आएंगे, फिर मैं वो वस्तु खरीदूंगा।
या फिर पेन के बदले में मैं कोई दूसरी वस्तु ले लूँगा। तो जिस प्रकार एक वस्तु से दूसरी वस्तु खरीदी जाती है, उसी प्रकार रोकड़ का कार्य भी क्या है, कैश का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु खरीदना। आज भी लोग अनाज बेच करके सब्जी खरीदते हैं, अनाज बेच करके चावल दाल खरीदते हैं। तो अनाज क्या हुआ उनके लिए, विनिमय का साधन हुआ। अब कोई व्यक्ति अनाज को बेचे, पैसे प्राप्त करे और फिर पैसे से कोई अन्य वस्तु प्राप्त करे, तो काम तो वही हो गया ना भाई। जिस प्रकार अनाज बेच करके पैसे प्राप्त किए, पैसे जेब में आ गए। अब पैसे से हमने कपड़े खरीदे, अगर हम डायरेक्ट अनाज से कपड़े खरीद लें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो कार्य अनाज और कपड़ा कर रहा है वही कार्य तो रोकड़ कर रहा है, इसलिए रोकड़ को कैश माना, वो वस्तु माना जाएगा। राइट। अब कल आप अगले चैप्टर उसमें पॉइंट यही चलेगा अपने कम से कम 8-10 दिन, क्योंकि अब मैं जनरल एंट्री बताऊंगा इसमें कैसे इसका प्रारूप बढ़ेगा, कैसे इसकी। लेकिन आप जब तक खातों की पहचान नहीं कर लोगे, आपकी जनरल एंट्री नहीं हो सकती। तीनों खाते की पहचान करना आवश्यक है। इसलिए बहुत सारे कोई भी है, XYZ कोई भी आप कार्य ले लो, उसकी हर एक की एंट्री होगी, लेकिन उसको बस एक चीज़ बताई थी, मुद्रा में परिवर्तन किया जा सकता हो, उस वस्तु की एंट्री होगी, वरना नहीं होगी एंट्री। इसलिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो खातों की पहचान और एक उस कार्य को मुद्रा में मापा जा सकता है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, ये इसके बदले में आप क्या देते हैं, कैश रोकड़ देते हो, पैसे देते हो। तो वो जो पैसा देते हो उसको कैसे पता तुम 10 रुपये में पढ़े हो, 20 रुपये के पढ़े हो, लेकिन आपका कुछ पैमाना है कि आपकी फीस इतनी है, आप जो सेवा दे रहे हैं उसके बदले में आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो उसको मुद्रा में परिवर्तन कर ले, इसलिए इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी। लेकिन अब सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से कितने रुपए का सूर्य का प्रकाश लिया आपने, 100 का, 200 का, 500 का। पेमेंट किसको करोगे, भगवान को, सूर्य नारायण को, कि भाई आपने हमें 100 रुपये का प्रकाश दिया, लो पकड़ो। कोई बिजली का बिल नहीं है, इसलिए सूर्य के प्रकाश की हम कोई जनरल एंट्री नहीं कर सकते। आपने साहब हनुमान जी के 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाया, अब आपने तो 11 रुपये खर्च कर दिए, लेकिन हनुमान जी ने आपको क्या दिया, ये भगवान मान लेगा। हनुमान जी से पूछना पड़ेगा आपने कितने का आशीर्वाद दिया, तब एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ों के बारे में, यानी जिनको हम मुद्रा में परिवर्तन कर सकते हो और जिनके खातों की पहचान की जा सकती हो, उनका ही जनरल एंट्री की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। अब इसके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे।